हम डिस्कस कर रहे थे इकॉनमी 450 ऑफ विवेक सर, जो कि अभी 2025 में रिलीज हुआ है। ठीक है। और इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बस अब बजट बचा है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के अराउंड मिलेंगे। तो आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा 100 क्वेश्चन देख लें। ठीक है। बजट से पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हों। ठीक है। तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 6 मार्क्स या 4 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं बजट से। ठीक है। सारे जो डेटाज होंगे वो न्यू होंगे, तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है। बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट थे पिलर्स इसमें, वो सब डिस्कस करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप देख लेना। ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स इसमें थे ये दोनों, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको अराउंड 10 नंबर्स, मिनिमम 10 नंबर्स यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके इस दोनों पिलर से। ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ से ये 2 पिलर्स और ये भी आपका ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ से आपको 3 नंबर्स के क्वेश्चन या आपके 4 नंबर, मतलब मिनिमम 4 नंबर्स क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके। ठीक है। फिर अब आज हम देखेंगे बजट। ठीक है। तो बजट और टैक्स के बारे में देखेंगे, जिससे आपको मैंने बता दिया कि 4 से 6 नंबर तक आ सकता है। ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। ठीक है। तो यूपीएससी का मूड हो सकता है वो 6 नंबर का भी पूछ ले, हो सकता है कि वो 4 नंबर का ही पूछे। ठीक है। तो चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं, और आज पूरा ट्राई करेंगे कि इसको डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर देन 10 पेजेस हैं। ठीक है। फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएं, जितने भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बजट को स्टार्ट करने से पहले इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कंपोनेंट आप बजट समझ ही नहीं पाओगे ना। तो बजट को देखने से पहले उसके कंपोनेंट देखते हैं, फिर स्पेशली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको कंपोनेंट पता है तो थोड़े 2-4 मिनट आप वीडियो स्किप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो चलिए सीधा कंपोनेंट देखते हैं बजट के। ओके। तो चलिए देखते हैं। तो अगर बजट की बात करें तो वर्ड जो बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 कहता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें होगा क्या, गवर्नमेंट के पूरे ईयर का क्या रेवेन्यू होने वाला है और क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। तो ये आर्टिकल 112 बोलता है। ठीक है। फिर अगर तो बजट का अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 112 से 1117 तक पूरा आर्टिकल जो है वो बजट से ही रिलेटेड है। प्रिपरेशन ऑफ द बजट, डिमांड फॉर द ग्रांट्स। तो ग्रांट्स की बात करें तो आर्टिकल 113 ये बोलता है कि कोई भी ग्रांट्स अप्रूव नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कौन सा बोलता है? 113। फिर 114 क्या बोलता है? 114 बोलता है कि कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाली जा सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स हैं जो बजट से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे और भी आर्टिकल्स जो होंगे वो देख लेंगे हम। ठीक है। तो बजट बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, आप याद रखेंगे। एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट, या रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीव्ड होगा कि कहाँ से पैसा आएगा रेवेन्यू पार्ट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, रेवेन्यू के एरिया में एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू बजट की बात करें, तो वो पार्ट ऑफ द बजट जिससे गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि सैलरी हो गया। ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट की कोई एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट नहीं जा रहा है। ठीक है। तो दीज कॉल द रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट। सेम इज लाइक अ कैपिटल रिसीप्ट, कि कैपिटल में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रोड, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल्स। ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गया? जैसे कि मतलब कहीं से लोन ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल मतलब लोन ले रहे हैं, आईएमएफ से लोन ले लिया। ठीक है। या फिर बॉन्ड इशू करके गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। तो वो सारे जो लोन वाले पार्ट होते हैं वो डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, दे आर द डेप्ट। तो कैपिटल, जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो पार्ट ऑफ द बजट जिससे गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट जाए। तो यहाँ पर ये डेप्ट क्या है? डेप्ट है लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को प्रिंसिपल भी देना है और उस पर इंटरेस्ट भी देना है एवरी ईयर। ठीक है। तो डेप्ट जैसे इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट, जो मतलब इंडिया की टेरिटरी से, इंडिया के लोगों से बॉन्ड इशू करके या फिर स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स होती हैं उसके थ्रू, या किसान विकास पत्र के थ्रू, इन सब से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है वो इंटरनल डेप्ट हो गया। फिर एक्सटर्नल डेप्ट जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी बाहर कंट्री से बॉन्ड वगैरह इशू करके जो पैसा लाया, उसको एक्सटर्नल डेप्ट कहेंगे।
ठीक है। तो डेप्ट आप याद रखेंगे कि इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल बजट। ठीक है। फिर नॉन डेप्ट भी कैपिटल रिसीप्ट होता है। कैसे? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसके कुछ शेयर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट को पैसा मिला, इससे गवर्नमेंट को क्या मिला? पैसा मिला। बट इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो आप कह सकते हैं कि कैपिटल है था, या इसमें जो शेयर होल्डिंग थी या एसेट जो है गवर्नमेंट की, वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पर देखो एसेट डिक्रीज हो रही है। मीन्स मैंने यही कहा था कि कैपिटल पार्ट होता है जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया, फिर लोन्स रिकवर्ड, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल को लोन दिया तो उससे जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकवर्ड होगा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, बट इट इज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, नॉन डेप्ट है। ठीक है, ये लोन नहीं है गवर्नमेंट पे। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ नॉट लोन, इट इज अ सेलिंग ऑफ एसेट, सेलिंग ऑफ द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे लोन रिकवर्ड, लोन रिकवर्ड कोई डेप्ट नहीं है। ठीक है, लोन रिकवर्ड क्या है कि ये एसेट अपनी गवर्नमेंट वापस ला रही है जो उसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लोन गवर्नमेंट ने किसी को, किसी मतलब नेपाल को, बांग्लादेश को, मॉरिशस को जो प्रोवाइड किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। फिर कैपिटल एसेट जो क्रिएट होते हैं, स्कूल, कॉलेज, फिर ये सब रोड। ठीक है, तो ये कैपिटल एसेट क्रिएशन जो होता है वो। फिर इन्वेस्टमेंट, वही आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाला भी पार्ट क्या होता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें आपको मेन रूप से क्या याद रखना है, मैं अगर आपको बता दूं कि लोन जो होता है, इसी में आप जा सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोन जो होता है, आपको याद रखना है कि ये कैपिटल बजट का पार्ट होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है लोन। ठीक है, बट जो लोन पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारा किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड इशू करके जो पैसा मार्केट से उठाया है, तो वो जो प्रिंसिपल उठाया, जो मार्केट से प्रिंसिपल उठाया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पेमेंट करती है, वो पेमेंट करती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड पर इंटरेस्ट पे करेगी ओवर द ईयर्स, वो कहाँ पर जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, की रेवेन्यू में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जिससे गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, आप जैसे देखो टैक्स से जो पैसा आता है उससे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी कोई पर इफेक्ट नहीं पड़ता ना। तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों, ये टैक्स रेवेन्यू हो गया गवर्नमेंट के। तो ये आप ये जानते हैं, कारपोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इसमें एक्साइज ड्यूटीज हो गया। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आप याद रखेंगे, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा वो कहा जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यूज। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयूज होते हैं, या गवर्नमेंट डायरेक्टली मतलब अगर कुछ सेल कर रही है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू को, उससे जो पैसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि जो यूपीएससी को जो आप पैसा देते हो, फीस देते हो, वो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो वो यूपीएससी वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर जैसे डिविडेंड्स हो गए, अब गवर्नमेंट ने कोई, मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है, उसको 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? उस पब्लिक सेक्टर यूनिट को गवर्नमेंट को डिविडेंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी ओनर है। तो ये क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड और प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। बट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या पार्ट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लोन्स, यही बता रहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दे रखा है नेपाल को, तो वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होगा। लेकिन अगर वहां से प्रिंसिपल नेपाल रिटर्न करता है, तो वो हमारे कैपिटल रिसीव्ड का पार्ट होगा लोन रिकवर्ड में। ठीक है, फिर ग्रांट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देगी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है, तो या फिर ग्रांट जो रिसीव करेगी, वो सब किसके पार्ट होंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यूज के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा था, तो लोन अगर गवर्नमेंट ने जो रखा है, लोन का जो प्रिंसिपल्स होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, स्पेशली जब पे करेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट जाएगा। ठीक है, बट जो लोन पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, तो बॉन्ड का अगर प्रिंसिपल रिटर्न करती है गवर्नमेंट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा।
लेकिन अगर बॉन्ड पे जो कूपन रेट देती है गवर्नमेंट एवरी ईयर, वो आपके किस पे जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कंफ्यूज मत होना। फिर ग्रांट गिवन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट को ग्रांट्स देती है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर सब्सिडीज अगर जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गया, उज्ज्वला योजना की सब्सिडीज हो गए, ठीक है, तो इस पे क्या होता है ये सब, या यूरिया सब्सिडीज हो गई, तो ये सब क्या, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है गवर्नमेंट का। फिर डिफेंस, डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, और पेंशन, ये सब आप समझ सकते हैं, पेंशन, सैलरीज, डिफेंस, ये सब का किसके पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो ये सारे आपको पते होने चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये पहले कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब सीधा क्वेश्चन पर जंप मारते हैं और आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बजटिंग प्रोसेस एंड टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो 267 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ओके, तो बजट कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट, पहले ही हम देख लिख चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसको बजट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कहता, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, जो कि अंडर द आर्टिकल 112 है, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको प्रिपेयर करता है, जो कि आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है आप बजट आपका, जो कि अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं तो बजट के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि बजट रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स, दिस इज ट्रू। फिर कह रहे हैं कि बजट रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इनका कहने का मतलब कि क्या कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में इसको। तो यस, ये भी प्रेजेंट किया जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है उसमें कितना रिसीप्ट, हम कितना पैसा लेकर आएंगे सभी तरीके से, और कितना पैसा एक्सपेंडिचर हो जाएगा या खत्म कर देंगे हम, ठीक है। फिर थर्ड कह रहा है कि रिवाइज रिसीप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, यस ये भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कितना खर्च कर दिया, कितना हमको मिला, वो भी यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। तो ये चारों डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, आपको याद रखना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल फोर डॉक्यूमेंट्स नेम्स, दे आर द पार्ट ऑफ बजट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फिर 268 देखते हैं, ये कह रहा है कि सप्लीमेंट्री जो डिमांड्स है is presented before the end of financial year to which it relates for additional expenditure। ओके, सो दिस इज करेक्ट, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो डिमांड होता है ये इट इज अ टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, पहले ये आप समझ सकते हैं। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि इट इज अ एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लीजिए कि बजट में ये कहा गया कि केवल 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा, तो 10 लाख करोड़ का अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितने पैसे निकल सकते हैं, केवल 10 लाख करोड़। बट क्या होगी, पैसा ये 10 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च कर दे करप्शन के रीजन से, ठीक है, करप्शन और 12 लाख करोड़ हो जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये 2 लाख करोड़ जो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा के उसी फाइनेंशियल ईयर को खत्म होते होते गवर्नमेंट को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर्स में एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है या डिमांड है उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो पार्लियामेंट को से पास कराना पड़ेगा। और ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स कौन प्रेजेंट करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। तो इट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। फिर कह रहे हैं कि डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट मतलब मान लीजिए किसी सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें 10,000 करोड़ खर्च किया जा सकता है इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, कोई भी सर्विस या कोई भी स्कीम मान लीजिए। तो अगर ऐसा हो कि उस स्कीम में 10,000 करोड़ के ज़्यादा क्या हो जाए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, ज़्यादा एक्सपेंड मतलब मान लीजिए 12,000 करोड़ हो जाए, सेम मतलब, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या था, ओवरऑल के लिए था, बट डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट क्या है, किसी भी मतलब किसी पार्टिकुलर सर्विस में क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाता है जो कि पास किया गया था गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर
ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा, और कौन प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट जी प्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर चेंजेस है, ये जरूरी नहीं है कि ये उसी फाइनेंशियल ईयर्स में पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है? तो आफ्टर फाइनेंशियल ईयर्स इट शुड बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर्स जिसमें ये एक्सीड हो गया है एक्सपेंडिचर, ठीक है? समझ में आ गया होगा। तो ये सही है। फिर कह रहे हैं कि डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट इज प्रेजेंटेड वंस एक्सपेंडिचर हैज बीन डन, पहले एक्सपेंडिचर मतलब ज़्यादा खर्चा कर दिया, एंड द फाइनेंशियल ईयर जो था वो पास्ट, मतलब वो निकल गया, मतलब मान लीजिए 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर था और उसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया किसी सर्विस में, तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर पास हो गया, तो 2024-25 में गवर्नमेंट को वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा और पास कराना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टू भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है? और ये दोनों आपके जो ग्रांट से ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो बस यहाँ पर एक ट्रिक ये था कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स होता है, ये आप मान लीजिए कि ओवरऑल बजट के लिए कहा जा सकता है, जिसमें बजट का जो पूरा एक्सपेंडिचर था वो एक्सीड हो गया ना, एडिशनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कर दिया, तो उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को उसी फाइनेंशियल ईयर में सेम फाइनेंशियल ईयर में खत्म होते होते गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। बट अगर डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स में क्या होता है कि अगर किसी सर्विस में किसी पार्टिकुलर एरिया में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा हो गया, पार्टिकुलर एरिया में एक्सपेंडिचर, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर ले लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिया था लेकिन 12,000 करोड़ एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को, ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, बट ये क्या होगा? आफ्टर द करंट, मतलब उस जिस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंडिचर एक्सीड हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है? तो यहाँ पर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ इन दिस आर करेक्ट, एंड बोथ मैंने बताया था कि किस आर्टिकल में? 115। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैंने इसको बहुत इजी बनाने के लिए आपको बिल्कुल इतना भी मतलब डीप नहीं गया, क्योंकि अगर देखोगे ना यूपीएससी इस पे क्वेश्चन ही यूपीएससी ने ज़्यादा नहीं पूछा है। एक दो बार कभी पूछ लिया है तो सीडीएस वगैरह में तो पूछ लेने, तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन नहीं ज़्यादा। यूपीएससी अगर बजट से क्वेश्चन पूछना होता है तो टैक्स सिस्टम से पूछता है, या फिर बजट के जो कंपोनेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो इतना ज़्यादा इस पे लोड भी नहीं लेना, बट हाँ ऐसा याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ मेंशन है ऐसा कुछ, बस इतना ही, ठीक है? कि यूपीएससी को अगर बैसाखी के क्वेश्चन पूछने हो तो आपको पता चल जाए। फिर 269 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट, ठीक है? कह रहे हैं कि फाइनेंस बिल जो होगा, फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट बजट इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। जब बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तभी फाइनेंस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में ना। तो ये आप फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो फाइनेंस बिल, फिर अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो कितना निकालना है, वो बिल भी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है? तो अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस आफ्टर द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ओवर। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि फाइनेंस बिल आएगा, फिर उसके बाद डिमांड फॉर जो डिफरेंट ग्रांट्स हैं, डिमांड फॉर जो डिफरेंट ग्रांट्स हैं वो ओवर हो जाते हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाएगा। अभी सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है उनको देखेंगे हम, बट ये आप याद रखेंगे। तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट इन दिस, ठीक है? इसमें कोई आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं था जो याद करना था, रट्टा मारिए, जिंदाबाद। फिर कह रहे हैं कि 270 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स आर नॉट अप्रूव्ड इन ओट ऑन अकाउंट। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए जब ओट ऑन अकाउंट कब होता है? मान लीजिए कि ये इलेक्शन ईयर है, या मान लीजिए कि गवर्नमेंट का बजट जो है उसके बजट प्रेजेंट करने से या बजट प्रेजेंट करने में लेट हो गया गवर्नमेंट को, तो फिर पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, सैलरी तो लोगों को देनी ही पड़ेगी। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? ओट एंड अकाउंट जो होता है वो पास करा लेती है, पार्लियामेंट पास करके देता है, जिससे गवर्नमेंट अपना जो टेम्परेरी एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूज कर सकती है, खर्च कर सकती है। तो इसमें कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं पास होते, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? जब ओट एंड अकाउंट का सिस्टम होगा तो डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं पास होंगे। फिर ये आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है? पहले ये इशू होता था कि ओट एंड अकाउंट, ओट ऑन अकाउंट पास करना पड़ता था जब बजट लेट
मतलब प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में। तब अभी तो बजट बहुत जल्दी मतलब 1 फरवरी को ही किया जाता है। पहले क्या होता था कि मार्च और अप्रैल में प्रेजेंट किया जाता था। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर तो मतलब 1 मार्च को या खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो वो पैसा को कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है, वो ओट एंड अकाउंट के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जिसमें कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं प्रेजेंट किया जाता। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर करें कि डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट असेंबली, जिसमें लेजिस्लेचर्स नहीं है, जिसमें कोई सीएम नहीं है, तो करें आर अप्रूव्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। जो यूनियन टेरिटरीज के जो बजट होते हैं वो यूनियन बजट के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई लेजिस्लेशन दिल्ली का है, दिल्ली का सेपरेट बजट होगा क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट अदर जैसे पुडुचेरीज हो गया या फिर अंडमान एंड निकोबार्स हो गए, लक्षद्वीप हो गया, तो इन सब के बजट यूनियन बजट के ही पार्ट होता है, ठीक है। और डिमांड फॉर ग्रांट जो होगा वो यूनियन बजट का ही पार्ट होगा। फिर कहते हैं कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स बट कैन डिस्कस। बिल्कुल ये सही है कि राज्यसभा को, हमको पता है कि राज्यसभा को फाइनेंस के मैटर में बहुत कम पावर होती है, ठीक है। तो राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोट नहीं कर सकता। इसमें कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट के लिए भी नहीं बोल सकता लोकसभा को, ठीक है। और लोकसभा, इसमें लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो राज्यसभा केवल डिस्कस कर सकता है, बाकी सारी पावर्स लोकसभा के पास होगी कि जो राज्यसभा सजेशन देता है वो उसको एक्सेप्ट करना है लोकसभा को कि नहीं करना है, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टेटमेंट बताऊं तो ये था। इस पे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पहले से आ चुका है, ठीक है। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सब में केवल बेसिक नॉलेज की जरूरत थी, ठीक है। फिर एक डिमांड फॉर ग्रांट्स, अगर हम डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये एक ओट एन अकाउंट हो गया ना, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है, ये कौन से आर्टिकल में बात होता है, तो आर्टिकल 116 बात करता है ओट एन अकाउंट की, ठीक है। तो ओट एन अकाउंट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 116, ठीक है। फिर अंडर आर्टिकल 116 एक और होता है ओट ऑफ क्रेडिट। ओट ऑफ क्रेडिट ग्रांट्स जो है वो भी मेंशन है किसके अंडर, आर्टिकल 116 के अंडर। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ओट ऑफ क्रेडिट लाइक अ ब्लैंक चेक होता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के लिए, जो पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है। ये ब्लैंक चेक कैसा होगा कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो पार्लियामेंट जितना मन होगा ब्लैंक चेक, जैसे कोई आपको ब्लैंक चेक दे दे, तो पार्लियामेंट जितना मन हो उसका उतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकती है और यूज कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो वोट एंड वोट फॉर, या ये इसको कहते हैं वोट फॉर क्रेडिट, वोट फॉर क्रेडिट। तो आप ये याद रखेंगे कि ये एक ब्लैंक चेक होता है पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट को देती है, जो कि होता है आपको अनएक्सपेक्टेड डिमांड होते हैं या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो, ठीक है। तो ये ग्रांट पार्लियामेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फिर एक होता है ग्रांट आपका, ये भी वोट वोट ऑफ जो वोट फॉर क्रेडिट मैंने अभी बताया, ये भी आपके कौन से आर्टिकल है, 116 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वोट वोट ऑन अकाउंट कौन सा आर्टिकल था, यही था 116, ठीक है। फिर एक और यहाँ पर मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एक और ग्रांट का, जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट ये भी किस आर्टिकल के अंडर मेंशन है, तो 116 के अंडर मेंशन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जो ग्रांट प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है आपको। और ये आप याद रखेंगे कि नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। जो एक्सेप्शनल ग्रांट होगा वो फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं होता, वो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने पैसा दिया किसी किसी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, तो वो एक्सेप्शनल ग्रांट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 270 का क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट। मुझे नहीं लगता था कि इतना जितना मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, बट फिर भी बता दिया कि एक लेवल तक क्वेश्चन आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डीप जाने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं, कह रहा है कि 271 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट जो है प्रिपेयर्स आउटकम बजट, ठीक है। आउटकम बजट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये मानिए आउटकम बजट मतलब क्या होता है, ऐसा बजट, ऐसा बजट जो आउटकम बेस्ड है। आउटकम बेस्ड मतलब मान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अगर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिए हैं, तो वो इसके पीछे कोई टारगेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट टारगेट फिक्स करती है कि जो सोलार सोलार पंप है उन उनका जो होगा वो सिंचाई में योगदान 20% हमको करना है।
तो ये आउटकम के बेस्ड पर बजट है कि इतना ये अचीव करना ही करना है, ठीक है। और अगर नहीं अचीव कर पाती तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो दिस कॉल द आउटकम बजट। तो आउटकम बजट अगर बात करें कि कौन प्रिपेयर करता है, तो इट इज अ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है, वो प्रिपेयर करता है आपका आउटकम बजट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एक ही यही याद रखना था। ओके। तो जितनी भी एक और पॉइंट यहाँ पर वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो कि जितनी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उन सब में आउटकम बजट होता है उनका। दे ऑल हैव आउटकम बजट, ठीक है। तो उनके यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आउटकम बेस्ड बजट होगा ये। कुछ आउटकम वहाँ पर टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, पैसे के खर्च करने के ऊपर। फिर देखते हैं 272 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम बजट। नॉट ट्रू कह रहे कि तो इट इज ए नॉट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। देखिए आउटकम बजट भी पार्लियामेंट में मैंने बताया प्रेजेंट किया जाता है, तो यही नॉट ट्रू है। तो आंसर तो यही सही होगा, बट मैंने गलत मारा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो फिर कह रहे कि बाकी ये स्टेटमेंट देखेंगे क्योंकि ये हेल्पफुल हो सकता है पूरा समझने के लिए। कह रहे कि इट मेजर्स डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स हो गए, तो उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, वो मेजर करता है, तो भी सही है। फिर करके इट हेल्प्स इन बेटर सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। टारगेट फिक्स किया जाता है, टारगेट बेस्ड डिलीवरी होती है सर्विस की। फिर कह रहे कि इट रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ये दैट आल्सो ट्रू। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप। फिर 273 क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है आपका, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सरप्लस रिजर्व जो होगा आरबीआई का, ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कम अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सरप्लस रिजर्व मतलब डिविडेंड, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो आप बताइए डिविडेंड किसका पार्ट था। डिविडेंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट मतलब आरबीआई देगा, तो वो किसका पार्ट होगा। तो डिविडेंड किसका पार्ट होता है, नॉन टैक्स रिसीव्ड का पार्ट होता है ये, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीव्ड, तो जो रिसीव्ड रिसीप्ट बजट है या जो रेवेन्यू बजट का पार्ट है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका आएगा डिविडेंड। तो ये डिविडेंड आरबीआई क्यों गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका सोल ओनर, सारा शेयर्स किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है आरबीआई की। तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा आरबीआई का, उसका कुछ परसेंटेज इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो किसी भी पीएसयूज में ये मान लीजिए, कोई भी पीएसयूज है, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ प्रॉफिट जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होगा, वो सारे पार्ट होंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ, या नॉन टैक्स रिसीप्ट ऑफ किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू पार्ट में, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट होगा नॉन टैक्स। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डिविडेंट इसको एक वर्ड में इसी को बोलते हैं डिविडेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 274 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि द ग्रांट इन एड, जो ग्रांट्स इन एड दिया जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल बॉडी जैसे पंचायती राज हो गए, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज हो गई। तो जो ग्रांट देती है स्टेट सेंटर, ये सेंटर है जो स्टेट को या फिर लोकल बॉडी को जो सेंटर ग्रांट देगी, वो कह रहे हैं कि फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट आर क्लासिफाइड इन द यूनियन बजट अंडर व्हिच। तो इनका कहने का मतलब है, हिंदी में समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि जो ग्रांट प्रोवाइड कराएगा ये सेंटर या तो स्टेट को, जो कि स्टेट यूज करेगा कैपिटल क्रिएट करने में, जो कैपिटल या एसेट क्रिएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, स्कूल बनाएगा, हेल्थ के लिए आप कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर में जो एसेट क्रिएट करेगा, ठीक है, हॉस्पिटल बनाएगा। तो इन सब के लिए जो ग्रांट देता है सेंटर स्टेट को, उसका कहा जाता है कि सेंटर के यूनियन बजट का कौन से पार्ट में जाएगा, रेवेन्यू पर एक्सपेंडिचर होगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मैंने जब बताया था तभी आपको बता दिया था कि जो ग्रांट होते हैं, जो ग्रांट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे वो। तो दे आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ चुके हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 275 क्या कह रहा है कि द टर्म इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव मतलब आप कह सकते हैं टोटल या सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस।
तो देखिए सम ऑफ, मान लीजिए ये यूनियन बजट है, तो यूनियन बजट में टोटल कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। तो एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो पार्ट होगा, ठीक है। प्लस प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दिया स्टेट को या फिर लोकल बॉडी को, स्टेट को या फिर लोकल बॉडी को कैपिटल क्रिएट करने के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए, वो भी पार्ट होगा किसका, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो अगर मैं फॉर्मूला बना दूं यहाँ पर आपका, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्लस ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स एंड local bodies to create asset. तो this call be the effective capital expenditure of the central government। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें, इसी से हमारा निकलता है क्या, आपका यहीं से मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव, आप यहीं से ये फॉर्मूला आता है एक आपका, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब टोटल डेफिसिट कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, टोटल डेफिसिट कितना होगा। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव टोटल या सम ऑफ। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया माइनस रेवेन्यू कितना लेकर आया था गवर्नमेंट। ठीक है, दैट कॉल द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू बजट में जितना डेफिसिट होगा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस माइनस जो ग्रांट्स दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और लोकल बॉडी को कैपिटल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि जो कैपिटल क्रिएट हो गया वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा आप इधर उधर मत होइए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट बाय द सेंटर टू स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे ही समझिए, क्योंकि बजट के सारे हिंदी वर्ड आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता चल गया। फिर अगर हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट सबको पता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और ये ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या होता है, 105 रुपये होता है, और टोटल जो रेवेन्यू गवर्नमेंट लाती है 100 रुपये ही उसको लेकर आती है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, अब हमको पता है कि जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर 5 रुपये ज़्यादा देखती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, 5 रुपये लोन ले लेती है। तो फिर ये टोटल जो रेवेन्यू हो जाता है गवर्नमेंट का वो 105 हो जाता है, मतलब मार पीट के इसको इक्वल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑलवेज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे तो जो बजट डेफिसिट होता है वो जीरो ही होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। क्योंकि उसमें जो बोरोइंग वाला पार्ट होता है वो टोटल रेवेन्यू में आ जाता है, टोटल रेवेन्यू मैंने बोला, ठीक है। तो इसलिए बजट डेफिसिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस माइनस अब क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस, आप यहाँ पर कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सक्लूडिंग, या फिर कहते हैं माइनस बोरोइंग, आप कह सकते हैं माइनस बोरोइंग। या इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। या आप इसको और भी कैसे लिख सकते हैं कि बजट डेफिसिट, देखिए यही के सब सारे फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूलाज हैं, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। क्योंकि बजट डेफिसिट वहां पर क्या जीरो जीरो आ जाता था, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, जो बोरोइंग वाला पार्ट होगा वो आप कह सकते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि द मतलब कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया और कितना रेवेन्यू लेकर आए, तो रेवेन्यू में जो शॉर्ट फॉल हो गया वही गवर्नमेंट का क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला, तीनों को इधर उधर करके यूपीएससी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक और होता है डेफिसिट की, क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट जो पे करता है गवर्नमेंट प्रीवियस लोन पे, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्रीवियस लोन पे जो इंटरेस्ट पे आप पेमेंट किया हो गवर्नमेंट ने, तो ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। तो सारे आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, कहीं पे कंफ्यूजन हो या कहीं पे मुझसे गलती हो गई हो तो बताइएगा, ठीक है।
तो वहां पर क्या था, ये इसका आंसर होगा, वो समझा दिया, कंफ्यूज मत होना। फिर 276 देखते हैं, कह रहा है कि which of the following are non-tax revenues received of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रेवेन्यू बजट में जाइए, और उसमें आप कहाँ पर जाएंगे, नॉन टैक्स में। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डिविडेंट होता है गवर्नमेंट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डिविडेंट होता है गवर्नमेंट का, या लोन पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, किसी को लोन गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। ठीक है, या कोई फीस जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। तो ये आप याद रखेंगे, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो अब देखते हैं, अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, तो कह रहे कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन मतलब मान लीजिए कि जैसे स्पेक्ट्रम का जब ऑक्शन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो रेंट पर देती है, स्पेक्ट्रम सेल नहीं करती गवर्नमेंट। तो यहाँ से जो रेंटल आएगा, रेंटल जो गवर्नमेंट का आता है, वो किसका पार्ट होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके स्पेक्ट्रम को रेंट पे देकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू अर्न करती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी मतलब रेलवे आप कह सकते हैं ना, रेवेन्यू ऑफ रेलवे। देखिए, रेवेन्यू जो रेलवे का होगा, वो गवर्नमेंट के टैक्स बजट का पार्ट ही नहीं होगा। रेलवे का जो रेवेन्यू है, वो पार्ट होगा रेलवे के बजट के। ठीक है, तो रेलवे का रेवेन्यू आप मान लीजिए कि जो रेलवे का रेवेन्यू है, वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा ना। जो रेलवे का रेवेन्यू जो होगा, या जो रेलवे की पूरी अर्निंग है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जाएगा। रेलवे जितना रेवेन्यू करता है, उसमें कुछ उसका एक्सपेंडिचर भी होता होगा, होगा। तो रेलवे का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होगा रेलवे का, तो जो प्रॉफिट होगा उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डिविडेंड जाएगा, दिस दिस वुड बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना कि पीएसयू जो है, आईआरसीटीसी एक पीएसयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जितने भी पीएसयूज हैं या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, जिसका 100% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उनका जो रेवेन्यू का पार्ट होगा, जो रेवेन्यू उनका है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जाएगा। वो रेवेन्यू का पार्ट पीएसयू का रेवेन्यू है। ठीक है, अगर उस पीएसयू ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, रेवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट, रेवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू इज नॉट अ प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू जितना आएगा उसमें कुछ एक्सपेंडिचर भी हुआ होगा। ठीक है, तो उसको जब माइनस करोगे, तब जाकर आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और उस प्रॉफिट को 100% पीएसयू तो ट्रांसफर नहीं कर देगा, कुछ अपने लिए भी रखेगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो उसका जो कुछ परसेंटेज होता है, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, वो ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट तो सही था, बट सेकंड इनकरेक्ट। फिर कह रहे थे एग्जामिनेशन फीस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने कहा था ना फीस, तो ये पार्ट होगा रेवेन्यू रिसीप्ट के नॉन टैक्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 एंड थर्ड ये पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसमें याद रखना कि लीज, जो गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया या रेंट पे दे दिया, वो जो रेंट वहां से आएगा, जो लीज पर जो पैसा आएगा, वो सब क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट होगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या है, लीज पर दे रही गवर्नमेंट या रेंट पर दे रही है ऑक्शन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वीडियो चल रही है। फिर 277 देखिए, ये कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट में पहले जाइए, कैपिटल, हम रिसीप्ट में जाएंगे। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेप्ट, एक होता है नॉन डेप्ट। तो डेप्ट में जो गवर्नमेंट लोन लेकर जो आती है, उसको डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, हमने देखा था ना डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन डेप्ट होता है, या रिकवरी ऑफ लोन्स, ये क्या होता है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, यस, इट वुड बी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड। नॉन डेप्ट मतलब जिससे गवर्नमेंट के, आप कह सकते हैं कि कैपिटल जो एसेट है गवर्नमेंट की, ये, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, वो नहीं बढ़ती ना, तो वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू इज अ पार्ट ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट। फिर रिकवरी ऑफ द लोन्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट। फिर कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट रिसीप्ट, जो पब्लिक अकाउंट में रिसीप्ट में उसको पैसा आएगा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सेलिंग ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड को सेल करके, या फिर शेयर्स को सेल करके, या कैश मैनेजमेंट बिल को इशू करके जो गवर्नमेंट पैसा लाएगी, वो क्या होगा, लोन होगा गवर्नमेंट के लिए। वो क्या होगा, लोन होगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिल से जो पैसा, ट्रेजरी बिल इशू करके गवर्नमेंट पैसा लाती है,
वो लोन होता है गवर्नमेंट पे। लोन क्या होता है? डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड होगा। डेप्ट में लोन क्या है? डेप्ट है गवर्नमेंट पर। ठीक है, लोन क्या होता है? लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो ये पब्लिक अकाउंट में कैपिटल या पब्लिक अकाउंट में जो रिसीप्ट आएंगे वो, और कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, डेटेड सिक्योरिटीज हो गया, स्टेट डेवलपमेंट लोन से जो स्टेट पैसा लाता है, ये सब क्या होंगे? डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट होंगे। तो उसमें क्या हमारा कितना सही? 1 और 3 सही है, ये दोनों इनकरेक्ट है। सॉरी, 1 और 2 सही था, तो 1 और 2 बी। ठीक है, फिर 278 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कैपिटल आपको पता है पूरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रोसीड रिसीव्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हम देखा था कि जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल का पार्ट होगा। तो पब्लिक अकाउंट इंडिया में कैसे कैसे पैसा आता है हमको पता है। जो स्मॉल स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो लोग डिपॉजिट करते हैं, जैसे किसान विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गए, तो इसमें जो डिपॉजिट आएगा, या कन्या सुमंत्री योजना ऐसे आया था ना, तो उसमें जो पब्लिक डिपॉजिट करती है, ये स्मॉल सेविंग फंड्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो दीज आर द लोन्स टू द गवर्नमेंट। तो ये सब जो डिपॉजिट जाता है वो जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। ठीक है, और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड किसका पार्ट होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो भी फंड जाएगा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, जिसमें जो हमारे और आप जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं अच्छा इंटरेस्ट लेने के लिए। जैसे आपने एक और सुना था पोस्ट ऑफिस बैंक, जो पोस्ट ऑफिस बैंक में जितने भी पैसे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक किसी को लोन नहीं देता, वो पैसे जाते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और गवर्नमेंट उसको यूज कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, फिर एक्सपेंडिचर में। तो वो सब जो पैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में हम लोग आप लोग जो जमा कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को हम लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है। फिर कह रहे हैं कि पीएसयू जो होंगे, परचेजिंग कैपिटल इक्विपमेंट। अब यहाँ पर देखिए, पीएसयू जो कैपिटल परचेस कर रहा है, वो पीएसयूज के जो एसेट है उसका पार्ट होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो पीएसयू अगर कोई कैपिटल इक्विपमेंट, मैंने कहा था ना कि पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, वो जो उनका रेवेन्यू पार्ट है, जितना वो रेवेन्यू जनरेट किए, क्या उन्होंने परचेस किया, क्या उन्होंने सेल किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का पार्ट डायरेक्टली नहीं होता। उसमें पीएसयू जो डिविडेंड देंगे वो पार्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू का, रेवेन्यू बजट का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये 1 इज करेक्ट। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब मान लीजिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसके अंडर इस्टेब्लिश है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% शेयर होल्डिंग है इसकी। तो इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट की एसेट जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। और मैंने कहा था जब भी एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट आएगा तो वो कैपिटल बजट का पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 3 इज करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 1 और 3 इज करेक्ट। ऐसा ही समझिए, जितना मैंने ट्रिक बताया है ट्रिक अप्लाई कीजिए, बाकी हो जाएगा। क्योंकि ये सब आप ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जब बजट बनाना स्टार्ट किया होगा, तो उसको मतलब ऐसे बिल्कुल क्लियर कट तो उसने डिफरेंस नहीं लगाया होगा। उसको लगा होगा कि हाँ इसको हमें कैपिटल में रखना है, इसको हमने रेवेन्यू में रखना है, उसने रख दिया। इस पर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 1 और 3 इज करेक्ट इन दिस। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 279। देखिए 279, ये कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट, कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर से वही आ गया। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कैपिटल बजट का देखना है, कैपिटल में चाहे वो एक्सपेंडिचर या रिसीव्ड, दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है, कि तो फर्स्ट कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। तो रोड, बिल्डिंग, मशीनरी बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि लोन जो रिसीव किया फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन लेकर आई फॉरेन गवर्नमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। ठीक है, लोन डेप्ट की अगर हम बात करें तो लोन इज अ पार्ट ऑफ, हमको पता है कि कैपिटल बजट। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दिया है,
तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किस में, लोन में जाएगा, लोन एक्सपेंडिचर में। और लोन किसका पार्ट होता है, कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एसेट लाइबिलिटी वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, तो अगर रोड, बिल्डिंग्स, मशीनरी ये सब बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रही है ना। तो एसेट और लाइबिलिटी पर जो भी इफेक्ट डालेगा वो कैपिटल बजट का पार्ट होगा। तो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर लोन फॉरेन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लेकर आती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लाइबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और बाद में जितना लोन लेकर आए वो भी देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी कैपिटल का पार्ट होगा। फिर लोन जो यहाँ पर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देगी और प्रिंसिपल भी रिटर्न करेगी। तो ये क्या पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या हो जाती है, एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा कैपिटल का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑल आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। नेक्स्ट देखते हैं 280 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए सर ने इतना रिपीट भी किया है। कैपिटल बजट का देखना है। कह रहे कि इशुएंस ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड इशू करके जो भी मतलब पैसा लेकर आई गवर्नमेंट, तो वो लोन हुआ गवर्नमेंट पे। ये लाइबिलिटी जो है गवर्नमेंट की है, तो वो कैपिटल बजट का पार्ट होगा। फिर कह रहे रिसीव फ्रॉम गोल्ड मोनेटाइजेशन, तो दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये भी हमारा क्या होगा, कैपिटल बजट का पार्ट होगा, ठीक है। फिर कह रहे कि इशुएंस ऑफ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स, बॉन्ड ही है, बॉन्ड पे जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है तो वो लोन होता है और वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल बजट का पार्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमारे 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में, रेवेन्यू बजट के हमें देखना है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट दो होते थे, एक होता था टैक्स से जो रेवेन्यू आते थे, एक होता था नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो दोनों पर को ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई है इसमें। तो ये यहाँ पर देखिए कहते हैं आरबीआई पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, रिसीप्ट। तो ये बिल्कुल हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पीएसयू पेइंग डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई एक प्रकार से पब्लिक सेक्टर एंटिटी ही है, तो पीएसयू ये भी डिविडेंड पे करेगा। मैंने यही वर्ड में बताया था कि जो डिविडेंड होगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट होता है, तो वो आपको पकड़ के रखना चाहिए। एक एक वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट नहीं पकड़ सकते आप। फिर कह रहे कि पीएसयू अर्निंग्स, भाई पीएसयू का जो रेवेन्यू है, मैंने कहा था कि वो ट्रांसफर नहीं होता गवर्नमेंट को। रेवेन्यू को एडजस्ट करके एक्सपेंडिचर से फिर जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होता है। तो पीएसयू अर्निंग्स इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट। फिर कह रहे हैं कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स। अब देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट लैंड्स, अगर गवर्नमेंट अपनी लैंड जो है वो सेल कर रही है तो गवर्नमेंट की एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट अपनी एसेट सेल कर रही है और एसेट और लाइबिलिटी पर जब भी इम्पैक्ट जाएगा तो वो कैपिटल बजट का पार्ट हो जाएगा। और हमें देखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, 4 वाला। तो 1 और 2 ओनली इसमें करेक्ट था हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखते हैं क्या स्टेटमेंट कंसीडर करना है हमें। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू, जो टैक्स प्लस नॉन टैक्स दोनों से आता है ना, रेवेन्यू रिसीप्ट में होता है एक टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और टैक्स रेवेन्यू में होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो वो सब टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें तो क्या होता है, डिविडेंड हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट के पार्ट होते हैं, ठीक है। गुड्स का बाइंग सेलिंग्स हो गया, फीस हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट के पार्ट होते हैं। तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है टैक्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट कलेक्शन इज मोर देन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कंबाइंड रेवेन्यू कलेक्शन। इनका कहने का मतलब है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन करती है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है, उतना सारे स्टेट्स मिलकर भी नहीं कमा पाते, उतना सारे स्टेट का भी रेवेन्यू नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको इसमें आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये क्यों सही होगा। क्योंकि देखते हैं कि हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट को 41% अपने टैक्स रेवेन्यू का जो होता है, रेवेन्यू का जो होता है वो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन करती है, 41% स्टेट को देती है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है इसीलिए वो स्टेट को ट्रांसफर कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है टैक्स लगाने के। मेजर टैक्स आप कोई भी देख लो, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है।
तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो हो वो सभी स्टेट का कंबाइंड भी कर लिया जाए तो ज़्यादा है, ये आप याद रखेंगे। तो कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू? 60% है, और पूरे स्टेट का मिला के कितना होता है? 40%। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा इज मोर देन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कंबाइंड। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो कम होगा स्टेट के, क्योंकि सेंटर ने जितना पैसा कमाया था उसमें से 41% तो स्टेट को दे दिया ना, तो स्टेट ज़्यादा खर्च करेंगे, सेंटर का एक्सपेंडिचर कम होगा। यहाँ पर टोटल स्टेट्स की बात कर रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। तो आप याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो 40% ही होता है, और स्टेट का एक्सपेंडिचर कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रखिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। फिर देखते हैं 283, कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंसिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? इट इज अ पाइपलाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पाइपलाइंस क्या है? ये एक स्कीम है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। गवर्नमेंट इसमें, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फंड है, या ये एक फंड है जिसमें जो पैसा आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेगी उसमें पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये आप फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएगा, फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। और ये क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है आपका। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ही लाया गया था, तो ये जरूर फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, जनरल स्टेटमेंट है। फिर ये सही है। फिर कह रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ अ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट व्हिच कैन बी मोनेटाइज्ड। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सबको मोनेटाइज करके उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर उनको बेनिफिट कराना है। ठीक है, तो इसमें भी जो होगा फाइनेंस आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा प्रमोट करेंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो ये भी यहाँ से भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फाइनेंस मिलेगा। तो ये ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सब के सब स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस अगर आपको बेसिक नॉलेज होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते थे। कैसे? आप ये देखते कि ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को ही फाइनेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही क्रिएशन करना है, तो इसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड ही करेगा ये बैंक। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, जो कि क्रिएशन ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, जो ब्राउन फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एसेट है उनको मोनेटाइज करेगा, उनको उनमें इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा प्राइवेट सेक्टर का, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तो वो भी होगा पार्ट। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 इसमें तीनों सही है। एक मिनट। ठीक है, फिर चलते हैं 284 में। क्या कह रहा है कि टैक्स बुआंसी का मतलब देख लेना प्रोनाउंसिएशन। इनका कहने का मतलब है कि इन द इकोनॉमी इज अ डिफाइंड एज। देखिए, टैक्स बुआंसी का मतलब ये होता है कि कितना रेशियो मतलब चेंज हो गया, चेंज इन द जीडीपी, मतलब रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन टैक्सेस रेवेन्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, दिस इज कॉल्ड द टैक्स बुआंसी। ओके, तो कितना हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। तो मान लीजिए कि अगर हमारी जीडीपी 10% इंक्रीज हो गई, मतलब 1 लाख करोड़ थी, 1 लाख करोड़ हमारी जीडीपी थी, अब वो हो गई 1 लाख 10 ठीक है, अगर हमारी जीडीपी 10% के रेट से इंक्रीज हो गई तो हमारा टैक्स जो कलेक्शन है, जो टैक्स रेवेन्यू वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, दिस इज कॉल्ड द टैक्स बुओंसी। ओके, तो जैसे मान लीजिए ऐसा क्यों कहा जाता होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है, तो सब कुछ जब प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स भी इंक्रीज होना चाहिए, लोगों को टैक्स भी पे करना चाहिए। तो कितना मतलब अगर 10% हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है तो कितना परसेंट, 2% टैक्स इंक्रीज होगा कि 3% टैक्स इंक्रीज होगा, कितना हमारा लास्ट ईयर से इस ईयर में टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द टैक्स बियोंसी। ओके, तो यहाँ पर यही आपका आंसर होगा इसका। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि हाँ मतलब कौन सा सही होगा कौन सा गलत, आपको एक वर्ड में इसको ऐसे बिल्कुल रट्टा मार लेना है, कॉन्सेप्ट नहीं, रट्टा मारना है इसको। ठीक है, फिर एक दूसरा देखो ही मत, मैं तो कहता हूँ।
अगर तुम्हें वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखना है तो केवल आंसर को देखो, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट को सीधा नकार दो। तो टैक्स बयान्सी इसमें केवल एक ही यही आंसर आपका सही होगा, यही डिफिनीशन है इसकी, और इसी को रट्टा मारो, जितना टाइम हो सके रट्टा मारो कि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको कंफ्यूजन ना हो, जब ये आपको टर्म दिखे तभी आप राइट मार्क करो, नहीं तो अगर आप सारे स्टेटमेंट इसमें पढ़ोगे तो आपको पक्का कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ये रट्टा मारना है इसमें। तो उसमें ओनली वन सही था। फिर कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू इंक्रीज इन टैक्स बुयेंसी। टैक्स बुयेंसी कैसे, मतलब सीधा ये समझिए कि टैक्स में इंक्रीमेंट टैक्स रेवेन्यू में कब इंक्रीज होगा। तो टैक्स रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा, जब जीडीपी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स भी उससे इंक्रीज होगा, इनकम टैक्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे कि अगर हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीमेंट ला दें, जो हमारे टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनके व्यवहार में, टैक्स के रूल्स में, रेगुलेशंस में, उसमें अगर हम एक इफिशियंसी ला दें तो पक्का टैक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर कह रहे कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, हमको पता है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी होती है उसी में टैक्स हमको मिलता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में टैक्स अवॉइडेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम इकोनॉमी को पूरा फॉर्मलाइज कर दें तो सभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स जब वो पे करेंगे तो हमारा टैक्स बेस इंक्रीज होगा। तो थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा। फिर कहेंगे ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम अंडर टैक्स, इससे भी टैक्स इंक्रीज होगा। तो डी वुड बी करेक्ट, डी इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 286 में, देखते हैं कि क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्विस चार्जेस लेविड बाय द होटल्स और रेस्टोरेंट। आप होटल और रेस्टोरेंट में जब जाते हो, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जीएफ के साथ, अरे फ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जब उसके साथ जाते हो या उनके साथ जाते हो, तो जब आप किसी बढ़िया होटल में जाओगे तो वो सर्विस चार्ज लगाते हैं कि देखो हमने आपको यहाँ खड़े रहकर आपसे इतनी बार पूछा तो उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए थोड़ा। फिर क्या कि इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सर्विस चार्ज जो होता है वो, पहली बात वो कोई टैक्स नहीं होता, वो होटल के लिए, मतलब होटल अपने मैनेजमेंट और होटल अपना जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसके लिए वो एक फीस लेता है, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए एक जो कहते हैं ना कि हाँ हमने अच्छा सर्विस दे दिया तो खुशी खुशी जो टिप हो गई, टिप, आप टिप इसको बोल सकते हैं ना, टिप, जो टिप आपको मिलती है। तो ये जो टिप है, जो सर्विस चार्ज इज लाइक अ टिप, और टिप कोई टैक्स वगैरह नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ना इसको गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये भी क्या है कि गवर्नमेंट थोड़ी ना कलेक्ट करने जाती है सर्विस चार्जेस को, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि प्रेजेंटली जो आज के टाइम में होटल और रेस्टोरेंट है उनको कह दिया गया कि देखो भाई तुम सर्विस नहीं लगा सकते, ठीक है। ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर होटल कोई चल रहा है तो वहाँ पर अभी भी सर्विस लगती है, सर्विस चार्जेस वहाँ भी अभी भी होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। देखिए, जो हमारा, मैं यहाँ का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी 2020 में। अब बोलना मत, ये बता रहा हूँ तो याद रखना। किस एक्ट के द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 में, उसके अंडर ये फॉर्मुलेट हुई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, 2020 में। तो इसने क्या कहा कि देखो होटल और रेस्टोरेंट वाले, तुम कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। फिर आपको पता है एज यूजुअल क्या करेंगे ये होटल वाले, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भाग गए। तो इस केस में तो मानो सुप्रीम कोर्ट बच गया, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली चले गए वो सब। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो होटल रेस्टोरेंट में मत जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहने का भी मतलब था कि अगर आपको सर्विस चार्जेस नहीं पे करने तो आप क्यों जा रहे हो, आप भाई रास्ते पर बैठ के खा लो, ठीक है, आप छोटे छोटे शॉप पे चले जाओ। अगर आपको सर्विस चार्जेस नहीं देना है, हम ये डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये उनका कहने का दिल्ली हाई कोर्ट का मतलब था। तो उसके बाद ये जो डिसीजन था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, वो लिफ्ट, मतलब हटा दिया गया। तो अब सर्विस चार्ज जो है रेस्टोरेंट लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एक तरफा जजमेंट तो देगा नहीं क्योंकि कोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बट जो ये होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं इनको एक काम करना पड़ेगा कि इनको एक्सप्लिसिटली, मतलब बिल्कुल दिखना चाहिए ऐसे में, इनको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा सर्विस चार्जेस को जो भी होंगे, और वो कुछ परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब कंज्यूमर जो गया है उसको पता होना चाहिए कि हाँ इतना सर्विस चार्ज आ लगेगा, फिर उसका डिसीजन है, चॉइस है कि वो वहाँ पर उस होटल रेस्टोरेंट में रुकना चाहता है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। फिर कह रहे कि होटल एंड रेस्टोरेंट कैन लेवी सर्विस चार्जेस बट नॉट
ऑन टेकअवेज ऑर्डर्स। अगर आप वहाँ से पैकेजिंग करा के घर लेकर खाना आते हो तो फिर उस पे कोई सर्विस चार्ज, फिर उन्होंने क्या सर्विस दिया पैक करने का। तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। फिर 287 देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ सर्विस चार्ज अभी लगता है, ठीक है, और वो कोई टैक्स वगैरह नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखिए मैंने इतने पीवाईक्यू देखे, कहीं पे भी मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही यूपीएससी में प्रोमिनेंटली पूछते हुए नहीं देखा। तो मैं इस पे ज़्यादा अगर मैं जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस मैं इतना इसमें कुछ आपको पार्ट बताता हूँ कि पहला आपको ये याद रखना कि टीडीएस और टीसीएस जो होते हैं, दे आर, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट अ टैक्स, नॉट अ टैक्स। ये कोई टैक्स नहीं है। दे आर वे टू कलेक्ट टैक्स, वे टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टीडीएस टीसीएस क्या है, टैक्स नहीं है, ये वेज है कलेक्ट करने के टैक्स के, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। और ये वेज कहाँ पर मेंशन है, तो इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में इनको मेंशन किया गया है। तो टीडीएस टीसीएस कहाँ मेंशन है, इनकम टैक्स एक्ट में। ये 3 पॉइंट याद कर लो, आपका बेड़ा पार है। फिर कह रहे कि टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स वाइल टीसीएस इज आउटसाइड। नहीं, टीडीएस और टीसीएस दोनों पार्ट है किसके, इनकम टैक्स के, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि टीसीएस जो होता है, पेमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट टीडीएस, कैन नॉट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट किया जा सकता है, टीसीएस जो है वो टीडीएस के आप अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। तो इसमें जो मैंने 3 पॉइंट बताया वही याद रखना, ज़्यादा लोड नहीं लेना। आप अगर देखेंगे कोई पीवाईक्यू होगा तो मुझे टेलीग्राम पर भेजना, अगर ऐसा होगा तो पूरा मतलब 100% डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुझे कोई पीवाईक्यू नहीं मिला और मुझे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता, इस बार तो और इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ठीक है। कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट गोज टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट में जाता है। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या जाता है, जितना भी गवर्नमेंट लोन लेती है, चाहे वो बॉन्ड के थ्रू या डायरेक्ट बोरोइंग करके, या जो गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू आता है, वो सब कहाँ से, किस में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बट जो ये पब्लिक, और यहाँ से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को हर बार पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा गवर्नमेंट निकाल सकती है। आर्टिकल 114 ये बोलता है कि विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन नॉट अप्रोप्रिएट मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये कहता है कि मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल बाद में भी ले सकते हो, या फिर नेसेसरी नहीं है तुरंत पार्लियामेंट का अप्रूवल पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसे कहाँ से आते हैं, तो यहाँ इसमें पैसे आते हैं नेशनल सेविंग जो फंड है उससे, सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जो पैसे आते हैं वो पार्ट होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं वो पैसे आते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, फिर वो ट्रांसफर होते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम अभी गवर्नमेंट की कितनी, 8 स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट अभी चला रही है, आप ये याद रखेंगे। उन 8 में आप पहला आप कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है उसका पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम में, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाता है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर अगर किसी भी स्कीम में लिखा हो नेशनल सेविंग, कोई भी अगर आप स्कीम पढ़ते हैं उसमें लिखा हो नेशनल सेविंग, तो उसका पैसा कहाँ पर जाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। मैं ये टर्मोलॉजी बता रहा हूँ जिससे आप सारे तो याद ना करना पड़े, ठीक है। फिर एक होता है सीनियर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। और स्पेशली जब आप सेविंग देखें ना तो जनरली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट मैं कहूँगा कि जहाँ पर नेशनल सेविंग लिखे वो तो होता ही है, उसका पैसा पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और ये कि याद रखें कि नेशनल सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग अकाउंट जो है, इसमें जो सीनियर सिटीजन अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं कि उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिले, तो वो पैसा जो डिपॉजिट करेंगे वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, ठीक है। तो डेटेड सिक्योरिटी पहला ये ऑप्शन दे रहा है, मैंने कहा कि ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, एक प्रकार की गवर्नमेंट बॉन्ड है जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। और इसका जो पैसा जाएगा ये एक पर वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। किसान विकास पत्र, यस, ये याद रखेंगे कि जो किसान विकास पत्र होता है
इसका फंड जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। फिर ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसका भी पैसा जाएगा पब्लिक अकाउंट में। फिर प्रोविडेंट फंड हो गए, इसका भी जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो ये तीनों यहाँ पर याद रखेंगे, और जो मैंने बताया था वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिए कि ऑल बोरोइंग जो होंगी, ऑल बोरोइंग वुड बी गो इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऑल सेविंग स्कीम फंड विल बी गो इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। सिंपल सा मतलब यहीं से आप ये एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। उसमें आपको किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये आपको तो याद होना ही चाहिए। फिर यहाँ पर 289 देखते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि 8 स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 4 5 ऊपर देख चुके हैं ना, वो सारी स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। फिर कह रहे कि द मनी जो भी कलेक्ट किया जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, विच आर, वो किसके अंडर होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के। यही मैंने बोला था कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में फंड कहाँ से आता है, स्मॉल सेविंग स्कीम से आता है, ठीक है। और वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड किसका पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। फिर कह रहे कि द जो इंटरेस्ट रेट होगा इन सेविंग स्कीम से, जैसे किसान विकास पत्र हो गए, फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो गए, इन पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी वो किससे लिंक होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, इसमें आप प्लीज मत भूलना। और जो मैंने बताया था 8 स्मॉल सेविंग स्कीम है, ये नंबर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड कह रहा है कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है इज यूज टू लेंड मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देता है, और किसको देता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे, ओके आई थिंक। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। फैक्ट था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 290 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, मैंने सारे डेफिसिट बता दिए थे आपको, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जितना पैसा गवर्नमेंट बोरो करके लाएगी वही फिजिकल डेफिसिट होगा। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में बोल सकते हो ना, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट को और हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर हम बोरोइंग एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने टोटल रेवेन्यू लिया है, और रेवेन्यू का जब हम पार्ट देखते हैं, जब बजट में हम रेवेन्यू देखते हैं, तो कैपिटल रिसीट में एक आता है डेप्ट, डेप्ट क्रिएटिंग, डेप्ट में क्या आता है, लोन या बोरोइंग। तो वो हमें जब एक्सक्लूड कर देंगे, या फिर यहाँ पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू में से हमको माइनस क्या करना है, अपना बोरोइंग या लोन। अब ये बोरोइंग कहीं से भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट को मैंने 3 4 फॉर्म में आपको बताया था, वो तीनों 4 फॉर्म में याद रखना आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोरोइंग की बात करूं, फिर जो कि फिजिकल डेफिसिट के बराबर होता है, तो बोरोइंग की अगर मैं बात करूं, तो एक, आप बोरोइंग को क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि डोमेस्टिक बोरोइंग हो सकती है, कि डोमेस्टिक मार्केट में से गवर्नमेंट बोरो कर रही है बॉन्ड इशू करके, या फिर एक और क्या हो सकता है, प्लस और कहाँ से की बोरिंग, एक्सटर्नल बोरिंग हो सकती है, इंटरनेशनल आप फीस को कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस कहाँ से, आरबीआई से भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। एफआरबीएम जो एक्ट है हमारा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये जो हमारा एक्ट है ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो मनी नहीं कर सकती फिजिकल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में गवर्नमेंट बोरो कर सकती है आरबीआई से, और आरबीआई प्रिंट करके मनी गवर्नमेंट को दे सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अभी जितना मैं बताऊंगा वो आपको रट्टा मार के फिर से याद कर लेना है, वही जो मैंने पहले बताया था वही है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू द फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इतना होता है।
क्योंकि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू बजट डेफिसिट, ठीक है, जो कि जनरली जीरो ही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें बोरोइंग इंक्लूड होती है। फिर करें कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड मतलब रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यही है हमारा बजट सॉरी फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू के पार्ट में रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू जो रिसीव्ड है उसमें जो डेफिसिट हुआ, प्लस 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना कैपिटल में आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है, माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। तो यस ये भी किसके पास इक्वल होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है बोरोइंग को, क्योंकि बोरोइंग क्या होती है, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड होता है। तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग यही तो कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट, या यहाँ पर रेवेन्यू का पूरा डेफिसिट बोल रहा है, फिर प्लस कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल रिसीव्ड जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है ना, तो ये भी क्या आपके कहाँ के बराबर हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट के। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो 2 और 3 इसमें होगा, 1 तो नहीं होगा। फिर और नेक्स्ट देखते हैं टोटल बोरोइंग। सिंपल फॉर्म यही है कि याद रखो टोटल बोरोइंग इज इक्वल टू द फिजिकल डेफिसिट। तो 2, 3 एंड 4 उसमें क्या था हमारा, करेक्ट था बिल्कुल, ठीक है, 2, 3, 4 एंड क्या था, करेक्ट था। एक बात आप याद रखना कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन हो गए या फिर जो ऐसे क्वेश्चन है, ये जो मतलब आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो फिजिकल डेफिसिट वाला पार्ट है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे फोकस कीजिएगा। जो नहीं इंपॉर्टेंट होता मैं उसे खुद बोल देता हूँ कि भाई इस पे आप रिस्क ले सकते हो, बट इस पे रिस्क लेने का ट्राई मत करना, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट एवरी ईयर मतलब ये एक प्रॉब्लमेटिक है फॉर द इंडिया, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो 291 क्या कह रहा है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एफडी कह रहा है किसके फॉलोइंग होता है, तो हमें पता है कि टोटल बोरोइंग के, ठीक है, टोटल बोरोइंग के। तो कह रहे हैं कि डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बिल्कुल डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट मतलब क्या हो गया कि लोन, लोन हो गया ना। फिर कह रहे हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है कि जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, वैसे यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है वाला क्वेश्चन है तो यही फर्स्ट ही करेक्ट होगा। फिर नॉन डेप्ट जो कैपिटल रिसीप्ट होता है वो हमारे टोटल बोरोइंग में या बोरोइंग में नहीं आता ना, डेप्ट ही लोन ही हमारा बोरोइंग होता है। तो यहाँ पर वन ओनली यही याद रखिए, बाकी आप बिल्कुल मत जाइए क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको रट्टा मारना है कि यही होता है। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट इज अ फिजिकल डेफिसिट, सिंपल सा ऐसे रट्टा मारो, 4-5 बार बोलोगे याद आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 292 क्या कह रहा है कि देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट में, मतलब बजट डेफिसिट रहा है परसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। अब देखिए रिड्यूस द डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब बोरोइंग को गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, तभी डेफिसिट को और क्या करना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू है आप मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी। तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो, बोरोइंग को रिड्यूस करो, रेवेन्यू इंक्रीज करो, रेवेन्यू क्या करो, इंक्रीज करो अगर आपको डेफिसिट कम करना है। तो ऐसे आपको मेजर लेने पड़ेंगे जो ये काम करे, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दो, बजट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, आपने नया वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसमें आप और एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, इसका मतलब आपका बजट डेफिसिट जो है या फिजिकल डेफिसिट स्पेशली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं इंक्रीज करने का, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर और होगा। फिर कहें कि रेशनलाइजिंग सब्सिडी, रेशनलाइजिंग सब्सिडी मतलब क्या होता है कि सब्सिडी को रेशनलाइज करना, जहाँ आप 10% सब्सिडी दे रहे हो वहाँ पर 2% दो आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा और इससे आपका बजट डेफिसिट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ रिमेंबर रखना, ठीक है, इनको जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करो। फिर 293 क्या कह रहा है, देखिए 293 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताना है, एफडी के बारे में बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि इट मे बी इन्फ्लेशनरी, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, इतना कर रही है कि उसको लोन लेना पड़ रहा है, बोरो करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई क्या करता है, इन्फ्लेशन लाता है,
ठीक है, जनरली। और यहाँ पर क्या लिखा है, मे बी कि ये इन्फ्लेशनरी हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर कहेगी इट मे नॉट इन्फ्लेशनरी, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई और डिमांड इंक्रीज हुआ तभी इन्फ्लेशन हुआ। अगर डिमांड जितना इंक्रीज हुआ उतना फुलफिल कर दे, उतना सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि डिमांड जब प्रोडक्ट की बढ़ी तो क्योंकि प्रोडक्ट कम था तो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो अगर वो प्रोडक्ट कम ही ना पड़े तो इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। तो ये भी हमारा सही है। फिर करें इट रेज इफेक्टिव डिमांड। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर मे बी नहीं यूज किया गया है, मे बी या कैन बी नहीं यूज किया गया है। इसका मतलब इनका ये कहने का मतलब कि ये इफेक्टिव डिमांड रेज ही करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होती है तो इससे एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड तो इंक्रीज होगी। टोटल डिमांड तो नेसेसरली है कि लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे ही करेंगे, बट ये नेसेसरी नहीं है कि जो क्रूड डिमांड है, इफेक्टिव मतलब जो क्रूड मतलब जो डिमांड, मतलब आप कह सकते हैं कि जो डिमांड प्रोडक्ट के द्वारा नहीं फुलफिल की जा सकती वो डिमांड, तो वो डिमांड नहीं है नेसेसरी कि इंक्रीज हो। ठीक है, वही उसी को कहते हैं हम इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो 1 और 2 होगा बट थर्ड इज नॉट नेसेसरी। तो 1 और 2 इज करेक्ट। अब मैं फिर से आपको एक बार इफेक्टिव डिमांड बताता हूँ। मान लीजिए कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो गई, और डिमांड के इंक्रीज होने से डिमांड कितनी, मान लीजिए कि पहले क्या था कि 100 प्रोडक्ट की नीड थी, अब क्या हो गया 200 प्रोडक्ट की नीड हो गई इकॉनमी में। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो गई। तो अगर 200 प्रोडक्ट की इकॉनमी में नीड है तो 200 प्रोडक्ट अगर सप्लाई हो जाती है इकॉनमी में, तो ये हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई और एग्रीगेट सप्लाई भी फुलफिल कर दी। बट अगर 200 प्रोडक्ट की डिमांड आती है बट इकॉनमी अपने फुल कैपेसिटी में ओनली 180 तक ही सप्लाई कर पाती है, तो इसका मतलब ये जो 220 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिमांडिंग है वो इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिव डिमांड उसी को कहेंगे जो सप्लाई से नहीं फुलफिल किया जा सका। समझने का ट्राई कीजिए, नहीं तो रट्टा मारिए कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो, मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, मतलब कुछ डिमांड तो इंक्रीज ही करेगा इकॉनमी में, बट ये नेसेसरी नहीं है कि इफेक्टिव डिमांड हो। ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। फिर 294 देखते हैं, इसमें कह रहा है फिजिकल स्लीपेज। अब जब इसमें वर्ड यूज किया गया है फिजिकल स्लीपेज का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था एक्सपेंडिचर का उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया गवर्नमेंट ने, यही तो हुआ फिजिकल स्लीपेज ना। कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा था, जितना खर्चा करने का सोचा था उससे ज़्यादा, मतलब 100 रुपये का सोचा था कि खर्चा करूंगा, इस फाइनेंशियल ईयर में 200 रुपये खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल डेफिसिट और इंक्रीज होगा। इसका मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन के चांसेस हैं, ऐसे लिंक करते जाइए ना। तो इस कह रहे हैं कि फिजिकल स्लीपेज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो हम देखते हैं। देखिए अगर फिजिकल स्लीपेज होगा, यहाँ पर देखिए फिजिकल अगर स्लीपेज है, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इसका मतलब एक और हो गया कि गवर्नमेंट बोरोइंग भी ज़्यादा करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट बोरोइंग ज़्यादा करेगी तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इकोनॉमी में हाई हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड की पे जो यील्ड होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये सब मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड यील्ड लिंक्ड होती है, तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे हाई होगा बॉन्ड यील्ड भी हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहे हैं कि डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, नहीं मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या होगा अभी हमने देखा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बोरोइंग इंक्रीज हो गई। तो बोरोइंग इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बोरोइंग इंक्रीज कम होने का मतलब है कि गवर्नमेंट मार्केट से ज़्यादा पैसा बोरो करना चाहती है। तो ज़्यादा पैसा बोरो करेगी तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई की कमी आएगी। तो फिर मनी सप्लाई की कमी होने से लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे हाई इंटरेस्ट रेट का। तो गवर्नमेंट के बोरोइंग ज़्यादा होने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा इकॉनमी में वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहे कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यही हमने तो बोला था। मैंने क्या कहा था कि इफेक्टिव डिमांड हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट से ना बढ़े, बट जो एग्रीगेट डिमांड होगा, अगर फिजिकल डेफिसिट होता है, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होता है इकॉनमी में, तो जो एग्रीगेट डिमांड होगा, जो टोटल डिमांड होने वाली इकॉनमी में, उसमें इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा। तो 1 और 3 इज करेक्ट, सेकेंड इज इन नॉट करेक्ट। याद रखना PYQ वेस्ट है, याद ही रखना है आपको। 1 और 3 इज करेक्ट। फिर देखते हैं 295 क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 295 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ आपको भी याद रखना कि फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कौन डायरेक्टली फाइनेंस कर सकता है। फाइनेंस मतलब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए कहाँ कहाँ से बोरोइंग कर सकती है, कहाँ कहाँ से बोरोइंग करके मनी ला सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ कहाँ से बॉन्ड इशू कर सकता है, और बॉन्ड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं अलाउड है गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो आर अलाउड टू इन्वेस्ट, ठीक है। एनआरआई इज आल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट पैसा ला सकती है। फिर आरबीआई, आरबीआई देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट क्या कहता है कि आरबीआई क्या करेगा, फाइनेंस नहीं करेगा फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्या होगा, आरबीआई मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में आरबीआई भी हेल्प करेगा फाइनेंसिंग के लिए फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं, और इसी को जब आरबीआई फाइनेंस करता है ना फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आरबीआई फाइनेंस करता है प्रिंटिंग मोर मनी, मतलब ज़्यादा मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देता है। तो इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कभी पूछे यूपीएससी तो क्या है कि जब आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट, दैट वुड बी कॉल्ड द मोनेटाइजेशन ऑफ मनी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ओके। तो 1 यहाँ पर इनकरेक्ट था, बाकी सारे सही थे। फिर देखिए 296 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए फोकस कीजिए। 296 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू रिगार्डिंग फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस मतलब फिर वही बात कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये फिजिकल स्टिमुलस किस सिचुएशन में होता है, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, या जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज करेगी, जिससे जो डिमांड होगा इकॉनमी में वो इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड होने से इंक्रीज होने से जो प्रोडक्शन होगा इकॉनमी में वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इकॉनमिक ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिजिकल स्टिमुलस किस लिए दिए जाते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है जब इकॉनमी रिसेशन में होती है, ठीक है। बट इसमें भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज ही करती है, ठीक है। तो अगर इतना भी याद रखते हो तो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो बट यहाँ पर मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है कंज्यूमर के पास डिमांड इंक्रीज करने के लिए, कि कंज्यूमर डिमांड करे इकोनॉमी में, ठीक है। तो कह रहे कि इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू बूस्ट स्लगिश इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए किया जाता है जो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। फिर कह रहे कि आरबीआई क्या करता है, पंप्स मनी इनटू द इकोनॉमी। देखिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है, ये फिजिकल स्टिमुलस नहीं, फिजिकल स्टिमुलस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मॉनेटरी स्टिमुलस कौन देगा, आरबीआई देगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड कहेंगे गवर्नमेंट रिड्यूस सब्सिडी, सब्सिडी रिड्यूस नहीं करेगा, इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, कि जिससे एक्सपेंड मनी कंज्यूमर के पास मनी ज़्यादा बचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो 1 and 4 वुड बी करेक्ट, PYQ बेस्ड, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। फिर 297 देखते हैं, कह रहा है कि चेंज इन द फिजिकल पॉलिसी, अगर फिजिकल पॉलिसी चेंज हो जाती है, फिजिकल पॉलिसी में चेंज होने का मतलब क्या, रेवेन्यू जनरेशन में, एक्सपेंडिचर में, सब में चेंज, ठीक है। कह रहे कि कैन हैव इम्पैक्ट, कैन हैव इम्पैक्ट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है ना, उन सब पे चेंज आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे चेंज आएगा। तो यहाँ पर आप सी याद रखिए कि दोनों पे इम्पैक्ट जाएगा। कैसे जाएगा, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बताऊँ कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो इसका मतलब पीपल्स के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, पीपल ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट करेगा ही, ठीक है। तो सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर 298 देखते हैं, कह रहा है कि काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताना है। देखो एक होता है प्रो साइक्लिक, प्रो साइक्लिक में क्या होता है कि जब इकोनॉमी में बूम पीरियड होगा, बूम मतलब इकोनॉमी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, तो प्रो साइक्लिक गवर्नमेंट, जो प्रो साइक्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट फॉलो करती है वो क्या करेंगी, एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, फिजिकल स्टिमुलस देंगी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगी, और टैक्स क्या कर देंगी, डिक्रीज कर देंगे प्रो साइक्लिक में, ठीक है, बूम के पीरियड में। और प्रो साइक्लिक में रिसेशन के टाइम पे क्या करेंगे, रिसेशन के टाइम पे ये करेंगे कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देंगे और टैक्स क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये प्रो साइक्लिक होती है, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, वैसे जैसे इकॉनमी है उसी के लाइन में चल रहे हैं। बट क्या है, काउंटर साइक्लिक जो इंडिया जैसे कंट्रीज फॉलो करती हैं फिजिकल पॉलिसी, ये क्या होती है कि अगर इकॉनमी बूम है
बूम पीरियड चल रहा है इकॉनमी में, मतलब इकॉनमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन है इकॉनमी में, प्रोडक्शन हो रहा है, इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऑलरेडी डिमांड है इकॉनमी में, तो एक्सपेंडिचर करके डिमांड गवर्नमेंट नहीं इंक्रीज करना चाहेगी। तो बूम पीरियड में प्रोसाइकिल काउंटर साइकिल में क्या करेगी, बूम पीरियड में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी, और अगर इकॉनमी जो बूम पीरियड में ज़्यादा इन्फ्लेशन होने लगा डिमांड के रीजन से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स इंक्रीज कर देगी। तो आपको याद रखना कि बूम पीरियड में प्रो काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी में, बूम पीरियड में काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज करती है, टैक्स इंक्रीज करती है। और रिसेशन में क्या होगा, रिसेशन पीरियड में क्या करेगी, काउंटर साइक्लिक जो पॉलिसी होती है उसमें रिसेशन पीरियड में इसका जस्ट उल्टा, रिसेशन में क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करेगी वो इंक्रीज कर देगी, जिससे डिमांड इंक्रीज हो और इकॉनमी फिर से ग्रो होने लगे, प्रोडक्शन होने लगे, और टैक्स क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, जिससे लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा बचे और वो डिमांड करें। ठीक है, तो ये होता है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी और प्रो साइक्लिक, दोनों बता दिया मैंने। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट यूज करती है द काउंटर साइक्लिक पॉलिसी टू कूल डाउन द इकॉनमी ड्यूरिंग बूम पीरियड। यही तो करता है, बूम पीरियड में गवर्नमेंट जब देखेगी कि ज़्यादा इकॉनमी बहुत ही मतलब हाई इन्फ्लेशनरी रेट या अनसस्टेनेबल रेट से इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कर देगी, और टैक्स ज़्यादा करते ही मनी सप्लाई इकॉनमी में डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा और इकॉनमी में सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। फिर कह रहे हैं कि इन काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करती है स्पेंडिंग एंड रिड्यूस करती है टैक्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन, ड्यूरिंग इज रिसेशन। यही तो मैंने बताया था कि रिसेशन पे क्या करेगी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड था वो भी। फिर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या मतलब, क्या होता है कि फिजिकल जो बोरोइंग है उसको डिक्रीज करना है, मतलब एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट डिक्रीज करना चाहती है, तो उस पॉलिसी को क्या कहेंगे, फिजिकल कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, मतलब क्या करना, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना और जो एक्सपेंडिचर है उसको डिक्रीज करना, रेवेन्यू क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन, उसी के बेस पर करके सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि इट इज़ एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट। बिल्कुल यही तो एफर्ट होता है इसमें गवर्नमेंट का। फिर कह रहे हैं इट इज़ एन एफर्ट टू रिड्यूस पब्लिक डेप्ट, दैट इज आल्सो टू पब्लिक डेप्ट या गवर्नमेंट डेप्ट को, लोन को इंक्रीज करना, बोरोइंग को सॉरी डिक्रीज करना, लोन और बोरोइंग को। फिर कहें इट इज़ एन एफर्ट टू रिड्यूस करंट, देखो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होगा, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, ये फिजिकल डेफिसिट और बजट से रिलेटेड नहीं है, तो थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या कह रहा है, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, थर्ड इनकरेक्ट था। फिर कह रहा है कि इट इज़ एन एफर्ट टू रेज रेवेन्यू एंड ब्रिंग डाउन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर क्या करना है, डिक्रीज करना है, और रेवेन्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो ये सही हो जाएगा। तो 1 2 का 4 माय नेम इज लखन। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, फिर 300 देखते हैं, ज़्यादा ही जूम कर दिया। हाँ, 300 देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म फिजिकल डोमिनेंस। अच्छा, फिजिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो इतना डोमिनेटिंग हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंडिपेंडेंट है वो कम हो जाती है। मतलब इंडिपेंडेंसी ऑफ दी, जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी का डोमिनेंस ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल डोमिनेंस। तो ये किस केस में होगा, ये ऐसे केस में होगा जैसे आरबीआई है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है और गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी को देखती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए इजी रेट पे, इजी इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या कहेगा आरबीआई से कि देखो तुम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम करो, कुछ भी करके, बाइंग सेलिंग करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ज़्यादा, मनी सप्लाई इंक्रीज करके, किसी भी तरीके से तुम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा कर रही है आरबीआई पर, आरबीआई का जो इंडिपेंडेंसी है, जो इंडिपेंडेंट रोल है, वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो लिमिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल कंसिडरेशन लिमिटिंग द स्कोप फॉर एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए 300
वन क्या कह रहा है कि एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 कब पास हुआ था, ये याद रखना, 2003। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यही पूछेगा, ट्रू या नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है कि इज नॉट प्रेजेंटेड इन द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो FRBM एक्ट है वो कहता है कि बजट के साथ साथ 2-3 डॉक्यूमेंट और भी प्रेजेंट करने पड़ेंगे, जिसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला होता है कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स, कि तुम कैसे फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कम करने जा रही। फिर फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या होगी उसको कम करने की और उसको आगे बढ़ाने की। फिर क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स, हाँ ये भी देखता है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट बजट के साथ FRBM एक्ट कहता है कि प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कह रहे कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर नहीं, ये नहीं किया जाता, ठीक है। तो नॉट प्रेजेंटेड, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बट आपको याद क्या क्या रखना है कि क्या प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और FRBM एक्ट इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ भी सकते हो डिटेल में कहीं सर्च करके, ठीक है। फिर 302 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मैंने बताया था मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि RBI को डिक्टेट कर रही है कि प्रिंट द मनी, मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देना, जिससे गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को कम करे। तो ये होगा मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि RBI परचेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। तो RBI जब परचेस करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट, इसका मतलब RBI क्या कर रहा है, RBI यही कर रहा है कि डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट है ये, और गवर्नमेंट क्या कहेगी कि देखो भाई RBI, तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो या गवर्नमेंट बॉन्ड लो और मनी प्रिंट करके हमें दे दो। तो ये प्राइमरी मार्केट में, जो कि FRBM एक्ट मना करता है कि प्राइमरी मार्केट में RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको नहीं बाय कर सकता। बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनली ये अलाउड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जब बाय करेगा, सेकेंडरी मार्केट नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में बाय करने का मतलब थोड़ी ना कि RBI जो है वो गवर्नमेंट को पैसा दे रही है डायरेक्टली, नहीं। सेकेंडरी मार्केट में RBI जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करती है तो हम आप लोगों को पैसा देती है जिनके पास सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये सही है। फिर क्या है कि इट इज़ अलाउड एज पर द FRBM एक्ट बट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, हाँ। फिर क्या इट मे लीड टू इन्फ्लेशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर RBI मोर मनी प्रिंट करती है और गवर्नमेंट को देती है तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी और इससे डिमांड इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, ठीक है। फिर देखते हैं 303 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू रुपी डेप्रीसिएशन। रुपी डेप्रीसिएशन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ जो रुपी है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब और क्या हुआ कि जो परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रुपी डेप्रीसिएशन का यही तो हुआ मतलब कि, या फिर आप ये किस रीजन से हो सकता है, इन्फ्लेशन के रीजन से हो सकता है रुपी डेप्रीसिएशन, एक्सचेंज रेट्स के रीजन से, डेप्रीसिएशन के रीजन से हो सकता है, और इन्फ्लेशन किस रीजन से हो सकता है, मनी सप्लाई ज़्यादा होने से, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये आपको ऐसे ऐड करना है। अब देखते हैं कि रुपी डेप्रीसिएशन कहते हैं किस सिचुएशन में मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करती है, एक्सपेंशनरी मतलब ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, और क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, रुपये की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो भी मार्केट में ज़्यादा होगा, चाहे वो मनी हो चाहे वो आलू हो, जो ज़्यादा होगा उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो मनी ज़्यादा हुई तो उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर करें कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सही है। इस सिचुएशन में भी क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर करें मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, इससे भी यही क्या क्या हो रहा था, यहाँ भी मनी सप्लाई भी हमने देखा था इंक्रीज हो रही थी। फिर डिवेसमेंट ऑफ करेंसी, दिस इज आल्सो ट्रू। डिवेसमेंट मतलब क्या होता है, आप सिंपल में समझिए कि वैल्यू ऑफ करेंसी जब डिक्रीज हो जाए या परचेजिंग पावर जब डिक्रीज कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी ये क्या होगा, रुपी डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो वन वर्ड में डिवेसमेंट समझिए, नहीं तो आप मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी। फिर देखिए 304 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि which of the following policies help to raise interest rate unambiguously and thereby lead to appreciation of currency। तो इनका मतलब है कि कौन सी सिचुएशन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी और जिससे करेंसी का क्या होगा, अप्रिसिएशन होगा।
तो पहले हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाली सिचुएशन देखना है, और फिर वो सिचुएशन करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट मतलब परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशन देखते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो। कह रहे हैं कि एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगी तो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा ना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ही तो कह रहे हैं रेपो रेट आरबीआई डिक्रीज कर देता है जिससे लोन पर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, तो ये नहीं होगा ना, इससे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। फिर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कम कर रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोरोइंग कम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि बोरोइंग अगर ज़्यादा करती तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर यहाँ पर देखो एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी जो सही स्टेटमेंट है उससे जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। द राइट आंसर इज दैट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे लोन इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जिसकी सप्लाई डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मनी की सप्लाई डिक्रीज हुई तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर अप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करना चाहेगी, और गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इकोनॉमी में अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, फिर मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी और अप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का। तो डी वुड बी मोर फेवरेट आंसर और मोर करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना है, ये समझाऊंगा, क्योंकि अभी जो अराउंड 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन से जो चल रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। ओके, 305 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि बिफोर 1997 जो था उससे पहले आरबीआई गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड कराता था, जिसको हम कहते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ओके, तो ये सही है बिल्कुल। 1997 से पहले क्या होता था कि आरबीआई मनी प्रिंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता था कि आप अपना डेफिसिट मोनेटाइज कर लो, कम कर लो। ठीक है, बट ये अभी एफआरबीएम एक्ट आया तब से ये इस पर स्टॉप लगा दिया गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक्सेप्शनल सिचुएशन में आरबीआई ऐसा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आरबीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट आरबीआई कैन नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली बाय करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकती अब। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सिचुएशन, तो ये सही है। फिर कह रहे कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जो कि आरबीआई करता है। आरबीआई का मॉनेटरी टूल सही है। ठीक है, ये किसके थ्रू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब ये आरबीआई क्या करे, गवर्नमेंट से नहीं बाय कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट पब्लिक से बाय कर रहा है, मनी पब्लिक के पास जा रही है। तो सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई अलाउड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग सेलिंग करने के लिए, प्राइमरी मार्केट में नहीं अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसको कम करना है या सपोर्ट करना है, तो नहीं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो वन ओनली करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। इससे ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए फिर पूछा गया है टैक्स बेस्ड। देखिए टैक्स बेस्ड मतलब क्या है कि वो एसेट जो टैक्सेबल है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट जो टैक्सेबल है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट जो टैक्सेबल है उसी को टैक्स बेस कहेंगे, आपको इसको रखना पड़ेगा। तो टैक्स बेस क्या होगा, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रीम्स मतलब एसेट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट व्हिच टैक्स कैन बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में क्या होता है कि अभी बताया गया बजट में कि 12 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आपको 13 लाख इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आता है आपके टैक्स बेस के अंदर। मतलब 13 लाख के ऊपर जितने भी लोग हैं कंट्री में, दे आर कम अंडर द इनकम टैक्स बेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 13 लाख एक एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, या ये ऐसी एसेट हो गई जो टैक्सेबल है। समझ में आ गया, तो टैक्स बेस का रट्टा मारो नहीं समझ में आया तो।
ठीक है। फिर 317 क्या कह रहा है कि कौन से टैक्सेस हैं इनमें जो रिग्रेसिव इन नेचर है, रिग्रेसिव है। देखिए टैक्स तीन प्रकार से होते हैं, एक तीन या चार प्रकार से होते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, तीन ही है। एक डिग्रेसिव होता है, बट डिग्रेसिव नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर आपको तीन प्रकार के टैक्सेस इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव, और एक होता है प्रपोर्शनल। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, 5%, 10%, फिर 30%। तो मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 5%, 10 लाख कमा रहे हैं तो 10% आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, और 30 लाख अगर आप मान लीजिए कि आप 50 लाख कमा रहे हैं तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव है इन नेचर। मतलब जो पुअर्स है उसका कम, उसका क्या हो रहा है कि कम परसेंटेज ऑफ टैक्स में जा रहा है। ठीक है। बट जो रिच हैं उनका ज़्यादा परसेंटेज टैक्स में जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होगा, जो पुअर्स होंगे उनकी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज टैक्स में चला जाएगा देन द रिच पीपल्स। जैसे जितने भी मैं बात करूँ, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, दे ऑल आर कम अंडर द रिग्रेसिव टैक्स। मैं बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, याद रखना। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे दे विल कम अंडर द रिग्रेसिव टैक्स। कैसे, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। तो रिग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख की एक कार ली, उस पर आपको 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ा, और आपकी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीज़ है। तो आपको 1 लाख अगर इनकम टैक्स देना पड़ा और आपकी इनकम 10 लाख है, तो इसका मतलब आपको 10% इनकम देना पड़ा, अपनी इनकम का 10% आपको टैक्स देना पड़ा। लेकिन मान लीजिए कि कोई रिच लोग है, उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम है 1 करोड़, उसकी इनकम कितना है, 1 करोड़ रुपीज़ है, और वो भी 5 लाख की एक कार लेता है, सेम प्रोडक्ट लेता है, उसको भी कितना है टैक्स भरना पड़ेगा, 1 लाख रुपये ही भरना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 लाख रुपये 1 करोड़ का कितना परसेंट हो गया, 1%। तो रिच पीपल्स का कितना, केवल 1% टैक्स में जा रहा है, बल्कि जो पुअर्स है, जो 10 लाख कमा रहा है, उसका 10% पूरा टैक्स में चला जा रहा है, 10% पूरा टैक्स। तो हम कहेंगे जीएसटी जो है वो क्या है, रिग्रेसिव है, क्योंकि वो जो पुअर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जीएसटी का। पुअर की जो इनकम है उसका ज़्यादा परसेंट टैक्स में चला जा रहा है, और रिच जो है उसका केवल 1% टैक्स में जा रहा है। ठीक है। तो ये रिग्रेसिव हो गया। फिर थर्ड था प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब आप कह सकते हैं कि सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट के प्रपोर्शन में टैक्स जाएगा। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 10 लाख है, 10 लाख इनकम है, तो इसका 10% जो होगा वो टैक्स में चला गया। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल मतलब आपका क्या, मतलब सेम प्रोपोर्शन में सबका टैक्स कट होगा, सेम प्रोपोर्शन में। जैसे अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो भी आपका 30% टैक्स जाएगा, और अब अगर 30 लाख कमाते हैं, ठीक है, तो आपका जो 30 लाख जो 30% टैक्स है, वो यहाँ पर भी आपका 30% टैक्स जाएगा। मतलब सेम प्रोपोर्शन, रिच है या पुअर है, सब पे सेम प्रोपोर्शन आप टैक्स लग जाए। ठीक है। तो सेम प्रोपोर्शन आप यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो अगर ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसमें सेम प्रोपोर्शन लगता है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से समझाया जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके रिग्रेसिव। तो इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है टैक्स इंक्रीज होता जाता है। तो इनकम टैक्स क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया। प्रोग्रेसिव हो गया, जिसकी इनकम कम है उसको कम परसेंटेज ऑफ टैक्स में जाएगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स में जाएंगे। फिर जो सेल टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब क्या इसमें आएंगे, रिग्रेसिव में। ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ओके। 308 देखते हैं। फिर इसमें पूछा गया कि रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में बताना है। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है टैक्स रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारने से जी कुछ नहीं, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। रिग्रेसिव कैसे हो, क्या होगा, रिग्रेसिव टैक्स वो होगा जो लो इनकम इंडिविजुअल पर ज़्यादा टैक्स रेट लगेगा देन द हाई, और जो हाई इनकम इंडिविजुअल होंगे, जो रिच पीपल होंगे, उन पे टैक्स रेट कम होगा। ठीक है। दैट वुड बी कॉल्ड द रिग्रेसिव टैक्स। ओके। आई बी अंडरस्टूड। और मैंने ये समझाया भी था रिग्रेसिव टैक्स कैसे। प्रपोर्शनल टैक्स आप याद रखिए कि सभी लोगों पर सेम रेट लगे, सेम रेट लगे। प्रपोर्शनल मतलब अगर 10 लाख कमा रहे हो तब भी 30% देना है, अगर आप 50 लाख कमा रहे हो तब भी आपको 30% देना है। तो ये कम आपको होगा प्रपोर्शनल टैक्स। ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, कह रहा है कि
इट इज़ द टैक्सेशन सिस्टम वेयर द टैक्स परसेंटेज इज लेस फॉर द रिच, बिल्कुल सही है, एंड मोर फॉर द पुअर्स। यही तो हमने देखा था कि रिच को 10% ऑफ इनकम चली जाती है और पुअर की केवल 1% ही जाती है। फिर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन टैक्स जो होता है इट इज नॉट अ रिग्रेसिव रेदर अ प्रोपोर्शनल टैक्स इन नेचर। देखिए जो इन्फ्लेशन टैक्स होगा, जो आपका इन्फ्लेशन टैक्स होगा, 1 मिनट, ओके। तो ये इसमें क्या था, हमने क्या देखा था, हाँ इसमें फर्स्ट हमारा सही था क्योंकि इसे रिग्रेसिव टैक्स। फिर करेंगे इन्फ्लेशन टैक्स जो होगा वो रिग्रेसिव नहीं होता। देखिए इन्फ्लेशन टैक्स इज जस्ट लाइक अ जीएसटी, जीएसटी जैसा ही तो है, मतलब रिच है या पुअर है उस पर सेम अमाउंट पड़ता है, सेम अमाउंट ये लेकर जाता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन हुआ, अगर किसी मान लीजिए इन्फ्लेशन हुआ, किसी प्रोडक्ट की 10 रुपये से 15 रुपये प्राइस हो गई, किसी प्रोडक्ट की 10 रुपये से 15 रुपये प्राइस हो गई, तो अगर कोई 30 रुपये ही कमा रहा था तो वो अब उसको अब उसके अमाउंट से कितना चला गया, 0.5% पूरा उसका चला गया, 0.5% आप कह सकते हैं कि उसकी इनकम का अब जा रहा है उस प्रोडक्ट को खरीदने में। लेकिन अगर कोई रिच है तो वहाँ मान लीजिए कि वो 100 रुपये अगर उसकी इनकम थी, तो अगर वो 10 से 15 रुपये हो भी गया तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा इस पे, रिच पे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, कुछ 2-3% ही चेंज होगा, इसकी इनकम पर इफेक्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी इनकम पर इफेक्ट क्या चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो मतलब सिंपल सा समझिए, नहीं याद होता तो रट्टा मारना है कि इन्फ्लेशन टैक्स इज अ रिग्रेसिव टैक्स, इज अ रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, पुअर जो लोग हैं, जो पुअर्स हैं, उनके इनकम का उनके इनकम का ज़्यादा परसेंटेज खा जाता है, उनकी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज खा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा आपका, रिग्रेसिव टैक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, तो सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जीएसटी के बारे में पूछिए। तो अभी तक जो मैंने बताया यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके आगे जीएसटी के बारे में अच्छे से करेंगे, फिर 1-2 क्लास में और लेकर पूरा ये बजट जो है वो ख़त्म कर देंगे। और हाँ, मैंने लास्ट के टाइम पे जो ये रिग्रेसिव हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, तो मैं लास्ट वीडियो में एक काम करूँगा, इसको मैं फिर से आपको समझा दूंगा। बाकी तो मुझे लगता है रिग्रेसिव जो एग्जाम्पल दिया था उससे समझ आ गया, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दिया था उससे समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन टैक्स का अगर नहीं समझ में आएगा, जबकि समझ में आ जाना चाहिए, तो बताइएगा, तो वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, बाद में कवर करेंगे अच्छे से फिर।